आज मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हैं और मुझे उनके लिए कुछ मिठाइयाँ ख़रीदनी हैं। तो मैं एक मिठाई की दुकान पर गया और वहाँ पर मैंने कुछ मिठाइयाँ उनके लिए ख़रीदी। ये मिठाइयाँ ख़रीदने के बाद उस दुकानदार ने मुझे एक इनवॉइस दिया, एक बिल दिया, जिसे आप इन माल की रसीद भी कह सकते हो। इस इनवॉइस में, इस बिल में कुछ कंटेंट्स है जो हमारे लिए बहुत काम के हैं। आइए देखते हैं उस इनवॉइस में क्या क्या था, या उस बिल में क्या क्या था, या उस रसीद में क्या क्या था। तो यहाँ पर सबसे पहले राइट हैंड साइड में GSTN लिखा हुआ है, दैट विल बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये जो है, ये एक्चुअली टैक्स नंबर है। गवर्नमेंट जो है इस ताजिर को या इस बिजनेसमैन को इस नंबर के थ्रू पहचानती है। ये नाम से नहीं पहचानती। हर एक को, जो भी टैक्स पेयर होता है, गवर्नमेंट उसको एक नंबर देती है और ये वो एक नंबर है। तो ये जो GSTN होता है, ये जो टैक्स नंबर होता है, ये 15 डिजिट का नंबर होता है। इन 15 डिजिट के नंबर्स में सबसे पहले जो 2 डिजिट्स होते हैं वो स्टेट का कोड होता है। जो भी, जिस स्टेट में भी, जिस रियासत में भी हम रहते हैं, जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट का कोड 27 है। ऐसे हर स्टेट का उन्होंने एक कोड दिया हुआ है और ये जो कोड है, इस कोड में, ये आपको कोड याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि महाराष्ट्र स्टेट का जो नंबर है ये 27 है। उसके बाद अगले जो 10 डिजिट होते हैं, ये पैन नंबर होता है। पैन नंबर, पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये जो पैन नंबर होता है, इसमें यहाँ पर जब बंदा इनकम टैक्स भरता है, कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी ताजिर जब इनकम टैक्स भरता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उसको एक नंबर अलॉट करता है और ये नंबर 10 डिजिट का होता है। तो पहले 2 डिजिट जो है वो स्टेट के, उसके बाद ये जो 10 डिजिट है ये पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर है। उसके बाद जो नंबर होता है वो आइदर 1 2 3 4 इस तरह से होता है कि एक स्टेट में इस बिजनेस ने कितनी मरतबा अपने आप को रजिस्टर करवाया। अलग अलग बिजनेसेस के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो यहाँ पर ये जो टैक्स अथॉरिटीज़ है, ये जो GST अथॉरिटीज़ हैं, ये यहाँ पर याद रखने के लिए कि इस व्यापारी का कितनी मरतबा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अगर आपने एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाया है, इस बिज़नेस ने अगर एक ही बार रजिस्टर करवाया है अपने बिज़नेस को, तो वहाँ पर 1 होगा। दूसरी बार करवाया तो 2 होगा। इस तरह से ये 1 2 नंबर्स होते हैं। उसके बाद ये जो Z आपको दिख रहा है, ये Z एक कॉमन नंबर है। ये हर एक GST नंबर में आपको मिलेगा ही मिलेगा Z। और लास्ट का जो डिजिट होता है, इस नंबर को, इस पूरे 15 डिजिट के नंबर को, इस GST नंबर को चेक करने के लिए चेक सम डिजिट इसे कहते हैं। ये लास्ट का डिजिट होता है। तो इस तरह से ये जो नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है, GST नंबर जो 15 डिजिट का है, ये इस टैक्स इनवॉइस में सबसे पहले दिया हुआ है। GST नंबर के बाद अब जो दूसरी डिटेल्स इसमें दी हुई है, तो यहाँ पर सप्लायर का नाम, जिस दुकान से मैंने इस चीज़ को ख़रीदा है उसका नाम दिया हुआ है, A to Z स्वीट मार्ट। उसका एड्रेस दिया हुआ है जहाँ से मैंने इस चीज़ को ख़रीदा है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, सप्लायर की डिटेल्स है। इसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे तो ये इनवॉइस नंबर आपको दिख रहा है। ये इनवॉइस नंबर, ये बिल नंबर है। यहाँ पर बिल की डिटेल्स, यानी आपने कितनी मरतबा, इस दुकानदार ने, A to Z स्वीट मार्ट ने कितनी बार चीज़ों को बेचा है, तो ये वो अपना एक नंबर डालता है। तो यहाँ पर ये GST/110, ऐसा आप समझ कर चलिए कि उसने 110वां ये बिल बनाया है, 110वां ये इनवॉइस उसके लिए है। उसके ही सामने वहाँ पर इस इनवॉइस का, इस बिल की डेट लिखी हुई है, जिस दिन मैंने इस चीज़ को ख़रीदा, तो डेट वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके नीचे जो है, यहाँ पर अब मैं बायर हूँ, मैं ख़रीदार हूँ, इसलिए यहाँ पर अब ये मेरा नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये इसका जो मेन पार्ट है, ऊपर का हिस्सा है, ये चीज़ें कंटेन करेगा। इस बिल के अगले जो हिस्से में ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स में कुछ अलग अलग डिटेल्स उसने लिखी हुई है। सबसे पहली चीज़ जो है वो सीरियल नंबर का कॉलम है। अभी यहाँ पर मैंने कितनी चीज़ें खरीदी हैं, तो मैंने पेड़े खरीदे, चॉकलेट खरीदी, आइसक्रीम खरीदी, यानी 3 चीज़ें खरीदी है। तो यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर में 1 2 3 है, ये 3 आइटम्स बता रहे हैं। उसके बाद जो अगला आपको कॉलम दिख रहा है, उसमें HSN कोड इस तरह से आपको दिख रहा है। उसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि हर आइटम का एक कोड बनाया हुआ है। जैसे पेड़े के लिए उन्होंने कोड बनाया हुआ है 210690। ये कोड्स आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो अब जब भी कोई दुकानदार पेड़ा बेचेगा तो वो ये इस कोड का इस्तेमाल करेगा। तो ये कोड्स आपके लिए कोई इतने काम के नहीं है। अगला जो कॉलम उसने दिया हुआ है वो नेम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है। मैंने जो चीज़ें खरीदी, मैंने उस दुकान से 3 चीज़ें खरीदी। तो मैंने क्या क्या खरीदा? पेड़े खरीदे, चॉकलेट खरीदी, आइसक्रीम खरीदे, ऐसे 3 चीज़ें खरीदी। तो वो नेम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब जो अगले कॉलम्स हैं ये हमारे लिए बहुत काम के हैं। ये जो कुछ कॉलम्स है ये कुछ कैलकुलेशन बेस्ड कॉलम्स हैं जिनको हमको बहुत अच्छे से समझना है। तो इन खाकों में, इन चीज़ों में जो अगला कॉलम है वो है रेट का। कीमत दी हुई है, यहाँ पर रेट दिया हुआ है। तो पेड़े का रेट जो दिया हुआ है, पेड़ा जनरली जो वैल्यू किया जाता है, पेड़े का जो यूनिट आप उसे कह दो, इकाई उसे कह दो, तो वो केजी में जनरली हम उसको वैल्यू करते हैं। तो केजी में हम जनरली उसको नापते हैं, तोलते हैं। तो यहाँ पर 400 रुपया पर केजी, किलोग्राम, 400 रुपये पर किलोग्राम ये पेड़े का रेट है जो पेड़ा मैंने ख़रीदा है। अब अगर ये 400 रुपया पर किलोग्राम है लेकिन मैंने पूरा किलो नहीं खरीदा, 1 किलो मैंने पेड़े नहीं खरीदे, इसलिए वहाँ पर मैंने कितना पेड़ा खरीदा? तो मैंने 500 ग्राम खरीदा। 500 ग्राम यानी आधा किलो मैंने पेड़ा खरीदा। 400 रुपये केजी अगर वो है, किलो का रेट अगर 400 है तो आधे किलो का वो रेट 200 रुपये हो जाएगा। तो ये जो अगला कॉलम है टैक्सेबल अमाउंट का, इस कॉलम को आप बहुत ध्यान से समझिए। ये जो टैक्सेबल अमाउंट का कॉलम है, यहाँ पर 200 रुपये किस तरह से आया? 400 रुपये अगर किलो का रेट और मैंने अगर आधा किलो ख़रीदा है तो 400 का आधा 200 रुपये। ये जो टैक्सेबल अमाउंट है ये वो वैल्यू है जिस पर जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो जीएसटी कैलकुलेट होगा ये 200 रुपये पर कैलकुलेट होगा। जनरली आपको पता है कि रेट ऑफ जीएसटी जो है वो फीसद में होता है, परसेंटेज में होता है। यहाँ पर जो पेड़े का रेट है वो 5% है, 5%। और आपको ये भी पता है कि जीएसटी 2 हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम होता है। तो अगर 5% पेड़े का रेट है तो 2 हिस्से उसके सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो 2.5 रेट लिखा हुआ है अगले कॉलम्स में। तो सीजीएसटी का रेट लिखा हुआ है 2.5 और एसजीएसटी का रेट लिखा हुआ है 2.5। इस तरह से वो 5% जीएसटी का रेट हो गया। अब ये जो 2.5 कैलकुलेट करना है, ये जो 2.5 गिनना है, देखिए यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करना, फीसद को गिनना एक बहुत आसान तरीका है। हम इसको फीसद को कई तरह से गिन सकते हैं। जैसे अगर मानकर चलिए, अभी 2.5 आप साइड में रहने दीजिए। अगर मानकर चलिए कि मुझको 200 रुपये का 10% मालूम करना है, तो आप 10% किस तरह से मालूम करेंगे? 200 रुपये लिखेंगे, ज़र्ब 10/100, इस तरह से आप लिखेंगे। 200 मल्टीप्लाइड बाई 10/100, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर 2 ज़ीरोज़ आप कट करेंगे, 2 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से, यानी वो 20 रुपये उसका वेट वैल्यू हो जाएगा। यानी 10% अगर आपको निकालना है 200 रुपये का तो वो 20 रुपया हो जाएगा। इसका एक आसान तरीका ये है कि किसी भी फिगर का अगर आपको 10% निकालना है तो आपको सिंपल करना क्या है, उस वैल्यू को पहले जो डिजिट है उसे पहले आपको अशारिया लगाना है। जैसे अभी 200 रुपये में 0 लास्ट डिजिट है, तो ये लास्ट डिजिट 200 0 से पहले आपको अशारिया लगाना है। यानी अब ये अगर मैं वैल्यू रीड करूँ तो ये हो जाएगा 20.0, इस तरह से। तो अगर आपको 10% निकालना है और वो भी 10% बराबर आपका 20 ही रुपया, इस तरह से आपने जब कैलकुलेट किया था तो आया था। अब किसी भी वैल्यू का आपको अगर 1% निकालना है तो आपको क्या करना है कि अगर जैसे यहाँ पर 200 रुपये का 1% निकालना है तो 200 रुपये का 1% निकालने के लिए हम 2 ज़ीरो के पहले अशारिया लगाएंगे। यानी अब 2.00, इस तरह से ये वैल्यू हो गई। तो 2.00 यानी ये 2 रुपया जो आया ये बराबर 1% आया। आप कर देख लो, 200 रुपये ज़र्ब 1/100 अगर आप करते हो आपके रेगुलर मेथड से, तो 2 ज़ीरोज़ अगर आप कट कर दोगे तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 विल बी 2, तो 2 ही रुपया आएगा। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको यहाँ पर फीसद निकालना बताया 10% और 1%, इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। आप 10% से कोई भी फीसद बना सकते हो। 10 को अगर आप डबल कर दोगे तो वो 20% हो जाएगा। 10 को अगर आप हाफ कर दोगे तो वो 5% हो जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर 10% 20 रुपये निकाले, तो अगर मुझको मैं इसका हाफ कर दूँ, 20 रुपये का हाफ कर दूँ तो वो 10 रुपया हो जाएगा और 10 रुपया जो है वो 5% हो गया। अब अगर मुझको 200 रुपये का अगर मुझको 10% निकालना है तो सीधी सी बात है, मैं एक अशारिया लगाऊं, 20 रुपया हो जाएगा। 200 रुपये का अगर मुझको 5% निकालना है तो पहले मैं 10% निकालूंगा, 20 रुपया।
और उसका हाफ कर दूंगा, क्योंकि 10 का आधा 5 होता है। तो अब 10 का आधा 5, 20 का आधा 10, तो 5% जो है वो 10 रुपये आएगा। अब अगर मान लो कि मुझको इसका और 2.5% निकालना है, तो 5 का आधा होता है 2.5। अब हमारे पास 5% हमने निकाला था अभी 10 रुपये। अब अगर 5% का आधा मैं करूं 2.5%, तो 2.5% 10 रुपये का आधा करना पड़ेगा, यानी 5 रुपया। तो ये जो 2.5% है 5 रुपया, मैं ओरली कैलकुलेट कर सकता हूँ। थोड़ा आपको अभी यहाँ पर लग रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ओरली करने की, तो बहुत आसानी से आप इसके फीसद निकाल पाओगे। तो 1% अगर आपको निकालना है, 1% अगर आप कैलकुलेट करते हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पर 200 रुपये का 1% कैलकुलेट कर कर बताया 2 रुपये। 1% से आप कितना भी मल्टीप्लाई करते जाओगे, जितना भी आप ज़र्ब देते जाओगे, तो वो आपका आसानी से क्या कैलकुलेट होता जाएगा। आप जितने भी परसेंट बनाना चाहो, आपको 4% बनाना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, 1% निकाल लो, ज़र्ब 4 कर दो, तो वो 4% हो जाएगा। तो अगले कुछ रेट्स में, अगले कुछ कैलकुलेशंस में हम ये और अच्छी तरह से देखेंगे। तो ये जो 200 रुपये सबसे अहम चीज़ है, जो टैक्सेबल अमाउंट 200 रुपये है, यहाँ पर जब मैंने परसेंटेज निकाला 10%, 1%, 5%, वट एवर भी, परसेंट का मतलब होता है, सेंट मीन्स 100, फीसद का मतलब, सद का मतलब होता है 100। तो आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखो, क्योंकि ये आगे चलकर आपको कैलकुलेशन में काम आएगी कि आपने 200 रुपये को 100 एज्यूम किया, 100 माना, यानी ये जो 200 रुपये है, ये आपकी, अगर फीसद में बोलूँ तो ये 100% वैल्यू है आपकी। तो 100% अगर 200 है, तो फिर हम 10%, 20%, 2%, 1%, 2.5%, वट एवर भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो मेरी ये बात आप याद रखना कि जिस चीज़ का भी आप फीसद निकालते हो, वो चीज़, वो वैल्यू 100% होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर अगर मैं 200 का 2.5%, मैंने अभी आपको कैलकुलेट कर कर बताया कि 200 रुपये का 10% 20 रुपया, 5% 10 रुपया और 2.5% 5 रुपया। इस तरह से मैंने रेट को ब्रेक किया, 10 का आधा किया 5, 5 का आधा किया 2.5, इसी तरह से मैंने 20 का आधा किया 10, 10 का आधा किया 5, तो ये 2.5% जो है ये 5 रुपया कैलकुलेट हो गया। तो CGST अगर 5 रुपया आता है, तो SGST भी 5 रुपया ही आएगा। तो CGST प्लस SGST 200 रुपये जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू है, जिस पर मैंने टैक्स कैलकुलेट किया, उसमें मैं ऐड करूँगा 5 रुपये, और CGST के 5, SGST के 5, तो इस तरह से टोटल वैल्यू 200 प्लस 5 प्लस 5 210 रुपये हो गई। तो ये जो 210 रुपये है, ये विथ GST अमाउंट है, ये बात आप याद रखेंगे। तो 210 रुपये में आपने टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, दो चीज़ों को ऐड किया है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST को ऐड करने के बाद ये अमाउंट जो आया 210 रुपये, ये अमाउंट विथ GST है। एक चीज़ और आपको मैं अभी यहाँ पर बताऊँ कि मैंने अभी आपको ये बताया कि 200 रुपये हमने 100% एज्यूम किया, हमने 100 माना कि 200 रुपये जो है वो 100 है। फिर उसमें हमने ऐड किए परसेंटेजेस 2.5, 2.5, यानी 2.5, 5% अगर हो गया। तो अगर मैं 200 रुपये को 100% मानता हूँ, और उसमें अगर मैंने 5% ऐड किया, तो ये जो 210 रुपये फाइनल वैल्यू हमारी आ रही है ना, ये अगर मैं परसेंटेज में कहूँ तो ये 105% है। 200 रुपये 100%, 5 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 5%, तो 100 प्लस 5 105। तो ये जो 210 रुपये हमारी वैल्यू आई है, ये 105% है, ये आप याद रखें। आगे चलकर कैलकुलेशन में आपको इसमें बहुत आसानी होगी कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड जो चीज़ मैंने ख़रीदी वो चॉकलेट ख़रीदी। चॉकलेट मैंने एक ख़रीदा है 80 रुपये का। यहाँ पर जब टैक्सेबल अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं, तो टैक्सेबल अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट को क्वांटिटी से ज़र्ब देते हैं, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू आता है। अब जैसे मैंने एक चॉकलेट ख़रीदी, एक ही बार ख़रीदा, और एक बार का रेट अगर 80 रुपये है, तो टैक्सेबल वैल्यू भी मेरी 80 ही रुपया आई। इसी तरह से नीचे आइसक्रीम में फिर मैंने 200 रुपये पर पैक आइसक्रीम ख़रीदा, जिसमें एक पैक के हिसाब से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं, मैंने एक ही पैक ख़रीदा और एक पैक का रेट अगर 200 रुपये है, तो 200 ज़र्ब एक 200 ही रुपया होगा, इस तरह से। तो ये जो टैक्सेबल अमाउंट बनता है, ये कैसे बनता है, रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी से टैक्सेबल अमाउंट बनता है।
तो अब मेरी चॉकलेट की वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है 80 रुपया, जिस पर मुझको जीएसटी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर रेट 14% है सीजीएसटी का। तो सीजीएसटी कैलकुलेट, ये जो 14% मुझको कैलकुलेट करना है, और अगर मुझको ओरली इसको कैलकुलेट करना है तो ये सिर्फ ओरल कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर उसको डिवाइड कर देते हैं 14 को 10 और 4, इस तरह से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने 10 और 4 उसको डिवाइड किया, डायरेक्ट 14 ना कैलकुलेट करते हुए। तो अब अगर मुझको 10% अगर मुझको कैलकुलेट करना है, 10% अगर कैलकुलेट करना है 80 का, तो फिर मैं क्या करूँगा कि 0 के पहले अशारिया लगाऊंगा। तो 80 का अगर इस तरह से मैं उसको रीड करूं तो 8.0 ये अब वो वैल्यू हो गई। तो 8 रुपया ये जो है ये 10% हो गया। अब अगर 10% 8 रुपया है और मुझको अब मैं 1% मालूम करता हूं, क्योंकि 1 को 4 से ज़र्ब दूंगा तो 4% आ जाएगा। तो 1% मालूम करने के लिए मुझको 80 के पहले अशारिया लगाना पड़ेगा। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी 0.80, यानी 80 पैसा हो जाएगा वो। अगर उसको पैसे में बताऊं तो वो 80 पैसा हो जाएगा। अब अगर 1% 80 पैसा, तो 80 पैसा ज़र्ब 4 अगर हम करते हैं तो वो 3 रुपया 20 पैसा होगा। 8 रुपया 10%, 4% 3 रुपया 20 पैसा, तो 8 रुपया प्लस 3 रुपया 20 पैसा वो हो जाएगा 11 रुपया 20 पैसा। तो सीजीएसटी अगर 11 रुपया 20 पैसा है तो एसजीएसटी भी 11 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। अब अगर मैं 80 रुपये में 11 रुपया 20 पैसा, 11 रुपया 20 पैसा, वो 22 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। तो 80 रुपया प्लस 22 रुपया 40 पैसा अगर मैं ऐड करता हूँ, जमा करता हूँ इसको, तो वो हो जाएगा 102 रुपया 40 पैसा। तो ये जो 102 रुपया 40 पैसा आया, ये अमाउंट विद जीएसटी आया, जबकि उसकी टैक्सेबल वैल्यू 80 रुपया थी। लास्ट कैलकुलेशन में आइसक्रीम में भी यही उसने किया। एक पैक अगर मैंने ख़रीदा है 200 रुपया, अगर एक पैक का रेट है तो रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, 200 रुपये ज़र्ब 1, 200 ही रुपया होगा। अब यहाँ पर 200 का मुझे 9% मालूम करना है। 9% मालूम करने के लिए मैं एक आसान तरीका ये करूँ कि मैं इसका 1% निकाल लूँ, क्योंकि 1 को 9 से ज़र्ब दूंगा तो 9% आ जाएगा। तो 1%, 200 रुपये का 1% निकालने के लिए, इससे पहले भी मैंने आपको 200 रुपये का 1% निकालना बताया है, वो 2 रुपया होगा। 2 ज़ीरोज़ के पहले अशारिया लगाएंगे तो 2 रुपया अगर 1% है, ज़र्ब 9 अगर हम करते हैं तो वो 18 रुपया होगा। 18 रुपया सीजीएसटी, 18 रुपया एसजीएसटी, इस तरह से 200 रुपये प्लस 18 तो 18 36 रुपये, तो 236 रुपये ये उसका अमाउंट विद जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, आगे टोटल की हुई है, टोटल ऑफ जीएसटी किया हुआ है 5 रुपया, 11 रुपया 20 पैसा और 18 रुपया, जो टोटल होता है 34 रुपया 20 पैसा। सेम वही टोटल उसने सीजीएसटी की टोटल एसजीएसटी में भी लिखी हुई है। और अगर आप अमाउंट विद जीएसटी की टोटल करते हो तो वो टोटल आएगी 548 रुपया 40 पैसा। तो इस तरह से ये टैक्स इनवॉइस में डिटेल्स दी हुई होती है, जो आगे आपको प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्प करेगी।